शुभ संध्या दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग सब कुशल होंगे, बेहतर होंगे। हम सभी बिहार और यूपी वासियों की वर्तमान समय बहुत ही अच्छा है, जो खुशी का है, क्योंकि हम सभी के यहाँ छठ का जो त्योहार है वह मनाया जा रहा है। छठ जो कि पर्व नहीं, महापर्व। छठ कहने की महापर्व है, जो कि नहाय खाए से शुरू होता है। खरना, फिर उसके बाद पहला अर्घ, और फिर उसके बाद जो दूसरा यानी प्रातःकालीन अर्घ होता है। इस इतने चरणों से हमारा पर्व जो है वह गुजरता है। इसमें जो व्रती होते हैं वह बहुत ही कठिन तपस्या उनको करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ सभी लोगों के लिए भी यह कठिनाई यानी होता है, लेकिन हाँ, यह फलदायी भी होता है। यह हम सभी के लिए एक भावुक त्योहार है। यह हम सभी के साथ अंतः मन से यानी अंदर से जुड़ा हुआ होता है। इसमें जो भी लोग बाहर से होते हैं वो छठ में अगर घर नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप सभी छठ मनाए, एकदम पूरा एंजॉय कीजिए, और अपने पढ़ाई को भी जारी रखिए। आज हम लोग सीखेंगे पहला अध्याय, जिसमें कि हम लोग विभाजन के मेथड से एचसीएफ और एलसीएम इन सभी चीजों को निकालना सीखेंगे। टारगेट में प्रथम अध्याय के वर्ग। ठीक, आज हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड मेथड से कैसे समस्याओं को हल करते हैं। तो कल हमने तो यूक्लिड के बारे में हल्का बताया था, लेकिन आज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी देंगे। देखिए, इसमें क्या होता है। देखिए, कभी भी एचसीएफ निकालने के लिए दो एक मतलब एक से अधिक संख्या उपयोग होती है। तो इसमें भी दो या दो से अधिक संख्या की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम लोग यूक्लिड मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। तो हम अगर उदाहरण से देखें, जो हमारा चैप्टर है प्रथम अध्याय, इससे हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो प्रथम अध्याय है, उसमें पहला प्रश्न जो है, पहला का पहला, वह है 135 और 225। 135 और 225, इनका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है हमें? एचसीएफ। ठीक, अब बात आती है कि एचसीएफ है क्या। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक संख्या है, ये देखा जाता है कि इन दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो अधिक से अधिक गुणनखंड के रूप में यानी गुणन कॉमन हो, वह लिस्ट हो। तो हम लोग इससे निकालेंगे। तो जो यूक्लिड मेथड होता है, यूक्लिड मेथड, ठीक, यूक्लिड मेथड जो होता है, यूक्लिड मेथड जो होता है, उसमें क्या होता है कि जो हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, जो फॉर्मूला होता है ए बराबर बीपी प्लस आर, इस फॉर्मूला के बेस पर ही इस फॉर्मूला मेथड को यूज किया जाता है। तो देखिए, हमारे पास जो बड़ी संख्या है वो लेंगे 225। ठीक, और जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, जैसे इस प्रकार से 135 225 इस प्रकार से निकालते हैं, तो जो ये हमारा भाज्य होता है, इसको बाहर रखें। भाजक 135 को भाजक गुने भागफल 125 में 225 बार में कितना जाएगा। तो जब हम 125 से दो बार करेंगे, दो सौ नहीं जाएगा, एक बार में। तो 135, पांच पांच गया 0, और ये हुआ 12, 12 में 3 गया 9, और एक एक कट गया। हमारे पास बचा 9, 90 प्लस 90, ये हुआ। फिर इसके बाद क्या करते हैं, 90 के बाद फिर इस 135 को उतारते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी 135 अगला बार उतरेगा, और 90 यहाँ पर होगा। फिर वही प्रोसेस, 90 कम 90 बचा 45। ठीक, फिर 90 कम 90 प्लस 45, ये कंप्लीट हो गया है। यही वाले प्रोसेस जो है, प्रोसेस को भी एक मतलब लिपि पर, ये जो क्या कि फॉर्मूला बेस पर है, तो फॉर्मूला बेस कर दिया गया है। अब 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर क्या होगा, फिर ये 90 जो बनेगा भाज्य बन जाएगा, और 45 जो बनेगा वो भाजक बनेगा। 45 में 2 से गुना करेंगे तो 90 प्लस शेषफल 0। जब शेषफल 0 बच गया, तो इसके आगे कोई भी क्रिया नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि जब यहाँ पर 45 लाएंगे तो फिर 0 से भाग देना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं। यानी कि हमारा जो अंतिम जो संख्या है, अंतिम जो हमारा भाज्य का भाजक बना वो 45 होगा। तो एचसीएफ जो होगा हमारा 45 होगा। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। या इंक्रीमेंट में करना क्या होता है कि जो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं नॉर्मली भाग विधि से, उसको ही फॉर्मूला बेस में डालना होता है, फॉर्मूला बेस में लिखना होता है। और फॉर्मूला क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक भागफल पर शेषफल। जहां पर जब शेषफल अगर 0 आ जाता है तो उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक, अब अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। देखिए, इसके बाद जो पहला प्रश्न है उसमें दो प्रश्न है, 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है, और तीसरा जो है 864 और 255 का एचसीएफ निकालना है। इन दोनों को एचसीएफ आप लोग निकालिएगा, ठीक इसी में है। अब हम अगला प्रश्न जो है उसे देखेंगे। इसमें दिया गया है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक होगी। ठीक, तो हम इसे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बताइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+1 या 6q+3, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होगा, या 6q+5 के रूप में होगा, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q इज इक्वल टू पूर्णांक। ठीक, यह हमारा प्रश्न है और इसे हमें हल करना है, यदि दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक होगा जो कि 6q+1 या इस प्रकार के रूप में होगा। तो चलिए हम लोग मानते हैं कि माना कि कोई विषम पूर्णांक है, जहां b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6। क्यों? क्योंकि मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया, ए बी ए इज इक्वल टू बी पी प्लस आर। इस फॉर्म में बताकर ए मैंने धनात्मक पूर्णांक को मान लिया, बी 6, क्यों? क्योंकि हमें 6 के फॉर्म में दिखाना है। ठीक, क्यू जो है ये तो फिक्स है, आर चेंजिंग हो रहा है, 1 3 और 5 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर जो होगा वह 0 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़े, इसे दर्शाना चाहते हैं। जब हम फॉर्म में लेंगे तो कौन कौन से फॉर्म प्राप्त होंगे, 6q+0, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 और अंतिम 6q+5 होगा। ये कंडीशन बनते हैं, ये हमारे कंडीशन होंगे। क्या? आर का मान हम चेंज करेंगे और 6 फॉर्म रखेंगे, 0 1 2 3 4 5। ठीक, जब हम आगे बढ़ेंगे तो यह देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, विषम पूर्णांक चाहिए। तो विषम पूर्णांक होने के लिए क्या चाहिए, शेषफल हमारा जो हो वो विषम प्राप्त हो, क्योंकि सम जब प्राप्त होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यह सम की प्राप्त होगी। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या जो होती है, सम संख्या डिवाइडेड बाई 2, 2 से भाग, 2 से भाग होगा। तो विषम हमें प्राप्त करना है, विषम जब प्राप्त करना होगा तो शेषफल विषम होने चाहिए। और ये हमारे पास बचे क्या, 6q, a इज इक्वल टू 6q+1, 6q+3 और 6q+5।
इस रूप में हो सकते हैं। ठीक, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है वह है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं। ठीक, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। थर्ड प्रश्न है कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। सदस्यों की संख्या कितनी है, 616। ठीक, आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या, आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या कितनी है, 32। ठीक, तो मैंने कल ही जो वीडियो में आपको बताया था कि जब ऐसा प्रश्न हो कि मिठाई है और उस मिठाई को इतने बच्चे हैं और उनको उसी भाग में बांटना है कि सबके पास बराबर मिठाइयाँ हो, या सेना की टुकड़ी है उसको एक परेड करवाना है या प्रार्थना सभा है उसमें भी बच्चों को प्रार्थना करवानी है और उनके स्तंभों की संख्या उनके संख्याओं के बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एचसीएफ निकालना होता है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड मेथड का यहाँ पर सहारा लेंगे। क्यों, क्योंकि यह जो अध्याय है प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या जिसमें यूक्लिड मेथड का हमें प्रयोग करना है उसे समझना। तो चलिए हमारा प्रश्न है यूक्लिड मेथड से। तो पहले तो फॉर्म क्या होता है, ए बराबर बी इन प्लस आर। ठीक, यहाँ पर ए जो होता है वो बी से बड़ा होता है। तो 616 बड़ा रखना है, 32। अब यहाँ पर कितना से गुना करें 32 में कि 616 के बराबर है या इससे कम। जब 32 को 616 से भाग भाग लीजिए 32 से 616 को, तो छतरी 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 32 एकम 32, 11 दो 9, और ये हुआ 5 में 3 दो 29, 6 सत्तरी के 8 में 24, 29 27, 9 बढ़ 9 दिन 18 क्या लगे 29 27 28, 8 19 बार 19 प्लस 8 कितना हुआ। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्या करेंगे, ये जो भाजक होता है या भाज्य की जगह पर जाते हैं और यह शेषफल जो होता है यहाँ भाजक बन जाता है। तो फिर 32 में जब हम निकालेंगे तो 8। अब हमें इस दिमाग से जोड़ देना है और यह सोचना है कि 32 को 8 के कितने बार बढ़ाना पड़े या गुना करें किस संख्या से कि बराबर आ जाए या इससे छोटा है। 8 8 16 24 24 32, 4 पर जब हम गुना करेंगे तो 32 की प्राप्ति होगी प्लस 0 0 पे, क्योंकि हमारा शेषफल यह जाता था। प्लस के बाद क्या होता है शेषफल, तो 0। तो 32 का भाजक जो हुआ 8 हुआ, पूर्णतः भाजक। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 8 होगा। एचसीएफ तो स्तंभों की अधिकतम संख्या इज इक्वल टू 3। यह हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न आएंगे, क्या होता है कि परीक्षा में हो सकता है कि 616 की जगह कोई अंक और अंक दे दे, 32 की जगह पर कोई और अंक दे दे, तो हमें निकालना पड़ सकता है। तो हमें घबराने नहीं होगा, बस अंक का फेर होता है, बाकी मेथड जो है तरीका जो है वही होता है। क्योंकि गणित में क्या होते हैं प्रश्नों में कि उसके अंकों को फेर बदल करके देते हैं और उससे ही बच्चे घबरा जाते हैं, जिससे कि वो सोचते हैं कि कितना टफ प्रश्न आ गया। टफ कोई प्रश्न नहीं आता, वह मेथड वही होता है, फॉर्मूला वही होते हैं, क्योंकि फॉर्मूले चेंज नहीं होते। मान लीजिए वृत्त का फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने पर वो हमेशा वही होगा, जो एचसीएफ निकालने का जो मेथड है वह हमेशा वही होगा।
हो सकता है कि भविष्य में बहुत सारे गणित तभी रिसर्च कराते हैं उसमें कुछ चेंजिंग है, इतनी आसानी से और इतनी जल्दी चेंजिंग नहीं है कि आपने परीक्षा में प्रश्न की जो मेथड है वो बदल गए। ठीक, हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमारे पास जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, का वर्ग जो है वह 3m और 3m प्लस 1 के रूप में हो। 3m और या 3m प्लस 1 के रूप में हो। हमें यह भी ज्ञात करना है। तो पहले हम मानेंगे एक संख्या ए, ठीक, और इसको जो ये बी होता है, बी इज इक्वल टू 3 मानेंगे, तो बी मानेंगे 3 क्यू प्लस आर जो होगा, आर जो होगा वह 0 से बड़ा और बराबर और 3 से छोटा, क्योंकि बी से हमेशा शेषफल छोटा होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा भाजक से जो होता है शेषफल, शेषफल जो होता है, शेषफल वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे कि जो शेषफल है वो 3 से छोटा रहेगा। तो कंडीशन बहुत सारे बने, टी की प्लस 0, टी की प्लस 1, टी की प्लस 2, इतने कंडीशन बनेंगे। ये 3 कंडीशन हमारे पास बन गई। अब हमें क्या करना है, पूर्णांक का वर्ग यानी इस संख्या का वर्ग करना है। जब हम ये स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर या 3 प्लस 1 का स्क्वायर या 3 प्लस 2 का स्क्वायर, ये हम निकालेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो और क्या और भी पूछो, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। इसे जब हम करेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर या 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू और प्लस 1 या 3 3 के 9 क्यू स्क्वायर प्लस, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो 3 6 6 12 प्लस 2 4 कितने हुए। अब इसमें से हम एक कॉमन लेंगे, 3 और 3 क्यू स्क्वायर, 3 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं इसमें से, तो 3 कॉमन लेंगे जब तो 3 क्यू स्क्वायर, कितना क्यू स्क्वायर प्लस 3 6 क्यू प्लस 1, कितना हुआ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। यहाँ पर कॉमन लेंगे 3 कॉमन, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 3 12, 4 प्लस 3 1 और प्लस 1, यहाँ पर ये क्योंकि जब 3 है तब 3 और 1 4 होगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि 3 क्यू स्क्वायर जो है इसे m के रूप में ले लेते हैं, तो लेट यह माना 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू m, ठीक। 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इज इक्वल टू m, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, ये जो कोष्ठक में है और गुणनखंड में है, और ये जो है ये हमेशा चेंजिंग हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं a बराबर 3m या 3m+1, या यहाँ पर हमने वही 3m+1, तो जो हमको करना था 3m या 3m+1 के रूप में, तो यह हमने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से आप जो भी प्रश्न आएंगे उनसे भी आप सिद्ध कर सकते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो, तो हमारा जो अगला प्रश्न है ठीक इसी मेथड पर आधारित है। उसमें क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में दर्शाना है। तो उसमें भी क्या करेंगे हम कि कोई संख्या लेंगे a और उसका जो भाजक होगा वो a जो होगा वो भाज्य हो जाएगा, और भाजक जो होगा वो 9 लेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न में हमें
9 इंटू में दर्शाना है। अब शेषफल जो होंगे वह सारे शेषफल 9 से यानी भाजक से छोटे होंगे, क्योंकि एक कंडीशन जो होता है कि जब मतलब हमेशा कंडीशन है कि शेषफल जो होगा, शेषफल जो होगा वो भाजक से कम ही होगा, ठीक। और भाजक जो होगा वह भाजक जो होगा वो भाज्य से कम होने चाहिए। अगर कम नहीं होगा, कम या बराबर होना चाहिए। अगर भाजक से भाज्य जो है कम मतलब अधिक नहीं हुआ तो फिर पॉइंट में हमारा जाएगा, यानी कि दशमलव का रूप नहीं है, दशमलव का रूप लेगा। लेकिन हाँ, शेषफल भाजक से कम होता है, ठीक। तो हमें उम्मीद है कि अब जो अगला प्रश्न है जो और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है उसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और अंत में मैं आपसे भी यही कहूंगा कि हमारे जो बिहार और यूपी वालों वालों के लिए जो शान जो पर्व है वो छठ है। छठ जो है पर्व नहीं महापर्व है। क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे नियम है, इतने सारे जो क्या बोलते हैं कठिनाइयां हैं और नियम अनुशासन है कि आप कहीं थूक नहीं सकते, रोड पर भी नहीं थूक सकते हैं। अगर कहीं कपड़ा धो करके पसारा गया है जो पर्व के लिए उसे आप छू नहीं सकते बिना नहाए। लेकिन बहुत सारी सावधानियां बरती जाती है। तो हम आप लोगों से यही एक निवेदन करेंगे कि हम बीत जाए, दिवाली बीत जाए, छठ बीत जाए, तो हमें इसमें सफाई को छोड़ना नहीं है। हमें ये नहीं कि सड़क पर पान है इसे तम्बाकू से खाकर सड़क पर थूक देते हैं तो सड़क पर जो है एक कलाकारी बन जाती है, एक आकृति बन जाती है जो अच्छी नहीं लगती, बेढंगी लगती। तो इस प्रकार से जो भी गलत व्यवहार जो गंदगी है उनसे न फैलाए और हम हमेशा सफाई के प्रति जागरूक करें। क्योंकि जो सफाई है वो सिर्फ सफाई करने से नहीं आती, गंदगी न फैलाने से नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो गंदगी है और सफाई, देखिए ये हुआ गंदगी, ठीक, और ये हुआ ये सफाई, इन दोनों के बीच में एक संबंध है। और अगर गणित की भाषा में हम बात करें, अगर हम गणित की भाषा में बात करें कि गंदगी और सफाई के बीच में रिलेशन है, क्या है? वह है विलोमानुपाती है। विलोमानुपाती यानी कि यह जो सफाई है 1/2 होती होगा। मतलब कि अगर हम गंदगी अधिक करेंगे तो सफाई कम होगी, सफाई अगर गंदगी कम करेंगे तो सफाई अधिक होगी। तो अब बात आती है कि क्या करें, सफाई अधिक करें या गंदगी कम करें। तो हम सभी मानव की एक प्रवृत्ति होती है कि काम कम करना चाहिए, हम काम कम करना चाहते हैं तो सफाई करेंगे तो एक काम करेंगे क्यों हम अधिक सफाई करें, हम गंदगी भी कम करें, हमें सफाई करने की नौबत ही नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यह गंदगी जो है इसे न फैलाए, सफाई अपने आप आगे बढ़ती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी इस चैनल के साथ, इस परिवार के साथ यूं ही बने रहे और अपना प्यार आशीर्वाद स्नेह देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। आपका भी फोन धन्यवाद।